दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं 12 अप्रैल के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। चलिए देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं जो कि आज हमें यहां पर पढ़ने हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 टीम की तरफ से किताबें भी लॉन्च की गई जिसमें लेखपाल परीक्षा के लिए दोस्तों ये 4 किताबें जो कि आप नीचे की तरफ देख रहे हैं दोस्तों, लेखपाल परीक्षा के लिए दोस्तों ये 4 किताबों का कोम्बो है। मात्र 400 रुपए में दोस्तों ये किताब आपको ऑनलाइन अवेलेबल कराई जा रही। बाकी अगर आप चाहें तो इन किताबों को आप अपने नियर बाई बुक स्टोर से भी जाके परचेज कर सकते हैं, वहां ये किताबें आपको जो है अवेलेबल मिल पाएंगी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपसे किसी भी तरह की कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लिया जा रहा है, यानी घर पहुंचाने का कोई भी शुल्क नहीं है। भारत के किसी भी राज्य के किसी भी स्थान से आप अगर बुक को ऑर्डर करते हैं तो किसी भी तरह की कोई डिलीवरी चार्ज आपको नहीं देना है। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो परीक्षा के लिए भी दोस्तों ये 2 किताबें लॉन्च की गई जिसमें एक किताब पर एक किताब को मुफ्त रखा गया है। अगर आप चाहें तो अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए इन किताबों को पढ़ सकते हैं। एक बार लीजिए, स्टडी 91 की किताबें हैं, बहुत भरोसे के साथ दोस्तों मैंने इन किताबों को बनाया है और अच्छे से कंटेंट को लिखा गया। अगर आप लेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा स्टडी 91 टीम की तरफ से तमाम कोर्सेज चलते हैं जो कि आपको ऑनलाइन अवेलेबल कराए गए हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम एक चांस स्टडी 91 को जरूर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज और आज आपके लिए दोस्तों एक अच्छी मैं घोषणा करना चाहता हूं। अगले वीक से यानी मंडे से दोस्तों 45 डेज का एक क्रैश कोर्स हम लोग यूट्यूब पर लाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 45 डेज का एक क्रैश कोर्स होगा, 45 डेज का क्रैश कोर्स होगा, याद रखिएगा। और अब आपके मन में आ रहा होगा सर क्या इसके लिए कोई फीस है? ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, इसके लिए कोई फीस नहीं है। ठीक है, इसके लिए कोई भी फीस नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, कोई भी शुल्क आपको नहीं देना है। हर एक विषय के 45 दिन तक महा मैराथन क्लासेस चलेंगी। उन 45 दिनों में विषय का निचोड़ आपको दे दिया जाएगा, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो जियोग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, यानी कोई भी सब्जेक्ट हो दोस्तों, सभी सब्जेक्ट की 45 लेक्चर हम लोगों ने देने का प्लान किया है और वो आपको मंडे से अवेलेबल करा दिया जाएगा। आप इन्हें जरूर ज्वाइन करिएगा। इन क्लास को देखने के बाद आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो पाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न उत्तर को। पहला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुने जाने वाला पहला हिंदी भाषा का उपन्यास बन गया। जी हां दोस्तों, वह उपन्यास जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया। आप तो जानते हैं चाहे बुकर पुरस्कार हो या मैन बुकर पुरस्कार हो, कितना इंपॉर्टेंट पुरस्कार हो। तब परीक्षा में कई बार ये सवाल आता भी हो, वो भी तब सवाल तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है जब आपसे यह कहा जा रहा है कि यह हिंदी भाषा का पहला उपन्यास है। जी हां दोस्तों, हिंदी भाषा का पहला उपन्यास है। ये 4 किताबों का नाम यहां दिया गया है। मोदी गैम्बिट, कुछ दिन पहले मैंने बताया दोस्तों, मोदी गैम्बिट जो किताब लिखा था ये लिखा है संजू वर्मा ने। किसने लिखा है? संजू वर्मा की रचना है दोस्तों। टॉम्ब ऑफ सैंड्स आपको बताना दोस्तों किसकी रचना है? टॉम्ब ऑफ सैंड्स, बताइए जल्दी से, बताइए, सोच समझ के आप जवाब दीजिए। तीसरा है क्वीन ऑफ फायर, चौथा है क्रंच टाइम। ठीक है, क्रंच टाइम की बात करें तो लास्ट टाइम हम लोगों ने यही पढ़ा था, क्रंच टाइम वाली किताब जिसे लिखा था श्रीराम चौलिया ने। जी हां दोस्तों, श्रीराम चौलिया की रचना है। इन्हीं की दोस्तों एक रचना था मोदी सिद्धांत, मैंने अभी आपको बताया था। क्वीन ऑफ फायर की बात करें दोस्तों तो इसको किसने लिखा था? दीपिका रंगाचारी ने। किसने लिखा था दोस्तों? रंगाचारी जी ने लिखा था, याद रखेगा। ठीक है, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। देविका रंगाचारी, दीपिका नहीं, देविका रंगाचारी नाम है। और आज का जो आपका सही जवाब है यह है टॉम्ब ऑफ सैंड। जी हां दोस्तों, टॉम्ब ऑफ सैंड की बात करें तो हाल फिलहाल में दोस्तों इस किताब की भी चर्चा आपने पढ़ा होगा। ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 दिन पहले दोस्तों इस टॉम्ब ऑफ सैंड किताब के बारे में बताया था मैंने, जिसे लिखा है किसने? याद करके बताइए दोस्तों, लिखा है गीतांजलि श्री ने। किसने लिखा है? गीतांजलि श्री ने लिखा है। और यह किताब दोस्तों, अच्छा, इस बुकर पुरस्कार के लिए दोस्तों 5 उपन्यासों में कंपटीशन चल रहा है, उसमें उपन्यास शामिल हो चुका दोस्तों, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, गीतांजलि श्री की रचना है टॉम्ब ऑफ सैंड्स, याद रखेगा। इसको जो है प्रतिष्ठित इस बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो इसे भी याद रखेगा। ठीक है, काफी अच्छा सवाल है, इसको ध्यान रखेगा। बाकी के जो उपन्यास हैं उनके नाम भी आगे दिए गए हैं। ठीक है, एक बात और मैं बात करना चाहता हूं हाल फिलहाल में चर्चित किताबों के बारे में जो करंट अफेयर में हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। तो कौन कौन सी किताबों को पढ़ा दोस्तों? जैसे आज का ही सवाल हो गया कि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुने जाने वाला पहला भारतीय उपन्यास कौन है? तो टॉम्ब ऑफ सैंड है, जिसे लिखा है गीतांजलि श्री ने। किसने लिखा है? गीतांजलि श्री ने। पहला सवाल दोस्तों। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि हाल ही में किसने बिरसा मुंडा जनजाति नायक नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो याद रखेगा, इस पुस्तक का विमोचन किया धर्मेंद्र प्रधान ने। किसने किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने। और इसके लेखक हैं चक्रवाल जी। कौन है? चक्रवाल साहब इसके लेखक हैं, याद रखेगा, चक्रवाल। क्या नाम है? चक्रवाल जी इसके लेखक हैं, तो ये भी याद रखेगा दोस्तों। ठीक है,
आगे देखिए, हाल ही में किस लेखिका ने क्वीन ऑफ फायर नामक उपन्यास लिखा है? बताया था मैंने दोस्तों, इस किताब में महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में दोस्तों जिक्र किया गया, जिसे लिखा है देविका रंगाचारी ने, नाम यहां पे लिखा गया। ठीक है, हाल ही में चर्चित पुस्तक क्रंच टाइम किसकी रचना है? तो बता दिया, मोदी जी से संबंधित एक क्रंच टाइम किताब है जिसे लिखा है श्री राम चौलिया ने। ठीक है, इसे भी याद रखेगा। किसने एनफील्ड बैरल्स इंडिया ऑयल स्टोरी नामक दोस्तों किताब लिखा है? तो इस किताब को लिखा है ऋचा जी ने, ऋचा मिश्रा जी ने, ये भी याद रखेगा। और इसके ठीक पहले हम लोगों ने पढ़ा था टॉम्ब ऑफ सैंड किताब के बारे में, जिसे अब अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया। तो गीतांजलि श्री की रचना है, इसे भी आप पढ़ लीजिएगा। रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट, जी हां दोस्तों, इस किताब का विमोचन किया है श्रम एवं रोजगार मंत्री, जिनका नाम है भूपेंद्र यादव। क्या नाम है? भूपेंद्र यादव। वर्तमान में दोस्तों भूपेंद्र यादव के पास दो मंत्रालय है, एक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है और दूसरा है पर्यावरण मंत्रालय। ठीक है, तो भी याद रखिएगा। द ब्लू बुक और राइटर्स जर्नल, यह किताब लिखा दोस्तों अमिताभ कुमार ने। और मिलेनियल योगी, जी हां दोस्तों, मिलेनियल योगी किताब लिखा है दीपम चटर्जी ने। यह योगी जी के ऊपर लिखी गई किताब है। किताब और आता द मोंक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, इस किताब को किसने लिखा था? शांतनु गुप्ता की रचना थी, उसे भी याद रखेगा। सवाल इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और आखिरी है, हाल ही में अ नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो याद रखिए, इस किताब को लिखा है प्रियम गांधी मोदी ने। किसने लिखा है? प्रियम गांधी मोदी ने। तो इस सवाल को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला लिखा है, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से दोस्तों बाहर निकाल दिया गया? और क्यों बाहर निकाल गया है? क्योंकि दोस्तों आप जान रहे होंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रहा है और लगातार इस लड़ाई को 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। और इसके बाद दोस्तों रूस के सैनिकों के कुछ ऐसे वीडियोज आए हैं, कुछ ऐसे खतरनाक तरीके से दोस्तों नरसंहार किया जा रहा है। आप कर सकते हैं कि यूक्रेन की महिलाओं को बाल तक कटाना पड़ जा रहा है क्योंकि उनका बलात्कार किया जा रहा है। ऐसी जो है कुछ वीडियोज आए हैं, उसीलिए दोस्तों ये प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन में रखा गया और यूनाइटेड नेशन की सहमति से क्या कर दिया गया? रूस को इस यूएनएचसीआर की श्रेणी से दोस्तों बाहर कर दिया गया है। एचआरसी से, यूएनएचआरसी से रूस को बाहर निकाल दिया गया। जी हां दोस्तों, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये इंटरनेशनल मैटर है। बाकी की जो बातें दोस्तों यहां पे लिखा गया सिंपल सा मैटर है, आप समझ सकते हैं, बहुत ज्यादा यहां पर आपको जो है परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ाता हूं दोस्तों, और इंटरनेशनल न्यूज से जुड़े कुछ अच्छे सवालों के बारे में आपको याद दिला दूं कि हाल फिलहाल में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था इंटरनेशनल न्यूज से रिलेटेड। ठीक है, तो पहला तो याद रखेगा कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से किस देश को दोस्तों बाहर कर दिया गया? तो याद रखेगा रूस देश को यहां बाहर कर दिया गया। आपका पहला सवाल है। आजादी के बाद पहली बार किस देश की यात्रा भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किया? तो याद रखें दोस्तों, अभी ये कहां की यात्रा की है दोस्तों? तुर्कमेनिस्तान की। ये जब से हमारा देश आजाद हुआ, हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75 साल पूरे हो गए दोस्तों, और 75 साल से कोई भी राष्ट्रपति इस देश की यात्रा करने नहीं गया था, तुर्कमेनिस्तान देश की। ठीक है, तो इसे याद रखेगा। अच्छा सवाल है, किस देश में राष्ट्रपति ने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया दोस्तों? तो याद रखेगा, पहली बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के खिलाफ दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री हैं, याद रखेगा, क्या नाम है? बताइए बताइए बताइए, जल्दी से बताइए, भूल गए? नहीं, आरिफ अलवी जो नाम आपको याद आ रहा दोस्तों, वहां राष्ट्रपति हैं दोस्तों। उन्होंने यहां पर जो है मतलब ये पूरा लोकतंत्र को भंग कर दिया है। ठीक है, और अब फिर से वहां चुनाव कराए जाएंगे, ये भी आप याद रखेगा। ठीक है, इमरान खान वहां क्या है? प्रधानमंत्री हैं, और ये पाकिस्तान के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव वहां की संसद में पास हो चुका है। इसे आप ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव? वही पाकिस्तान वाला न्यूज है। हाल ही में पीयूष गोयल ने कहां पर भारतीय आभूषण प्रदर्शनी भवन केंद्र का उद्घाटन किया? तो याद रखेगा दोस्तों, ये उद्घाटन किया गया दुबई में। कहां पे किया गया? दुबई। दुबई कहां है? यूएई देश में है, उसे भी याद रखेगा। हाल ही में किसने रूस के तेल और गैस क्षेत्र पर नए प्रतिबंध लगा दिए? तो यहां 3 लोगों ने प्रतिबंध लगाया दोस्तों, रूस ने लगाया, ब्रिटेन ने लगाया और यूरोपियन यूनियन ने लगाया। इन तीनों ने लगाया है, इन तीनों को याद रखेगा। रूसी सेना द्वारा दोस्तों यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र को अपने कब्जे में ले लिया गया है। उस परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नाम आपसे पूछ सकता है, तो याद रखिएगा उसका नाम है ज़पोरिजिया। क्या नाम है? ज़पोरिजिया
परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो कि पूरे यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। यूक्रेनी सरकार ने तुर्की सरकार से रूसी जहाजों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने के लिए किस कन्वेंशन के तहत अपने अधिकार का उपयोग करने के लिए कहा है? अच्छा, इस अधिकार का उपयोग दोस्तों पहले भी किया जा चुका है जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो याद रखिएगा इस अधिकार का नाम है मॉन्ट्रो कन्वेंशन। क्या नाम है? मॉन्ट्रो कन्वेंशन। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं। हाल ही में वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में, जी हां दोस्तों, वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में पहली बार, जी हां दोस्तों, भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। यह सोचने वाली बात है। तो आपको बताना दोस्तों, ये स्वर्ण पदक किसने जीता है? ठीक है, तो याद रखिए, जाहिर सी बात है भारतीय ने जीता, तो सिंपल सी बात है कि भारतीय का नाम आएगा। तो याद रखिएगा दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल ने दोस्तों जीता है। और किसे हराकर जीता है? तो सामने वाली टीम में दोस्तों एड्रियन वॉलर थे, और कौन थे दोस्तों? याद रखिएगा एरिसन वाटर्स, दो लोग मिलकर खेल रहे थे ना, याद रखिएगा युगल जोड़ी थी, इससे दो लोग यहां पे थे, वैसे दो लोग यहां भी थे। इनका नाम था दोस्तों एरिसन वाटर्स। क्या नाम है? एरिसन वाटर्स। तो इसको भी याद रखिएगा, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। ठीक है, तो दीपिका और सौरभ जी ने किसे हराया है? एड्रियन वॉलर और एरिसन वाटर्स को हराया है, और वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप को जीत लिया है, यानी कि गोल्ड मेडल जीत लिया है। ठीक है, तो ये सवाल भी याद रखिएगा। और अच्छा, ये गेम हुआ कहां दोस्तों? एक सवाल ये भी बन सकता है कि इस गेम का आयोजन कहां पे हुआ गया था दोस्तों? तो याद रखिएगा, आपने देश का नाम सुना होगा, स्कॉटलैंड का। कौन सा देश? याद रखिएगा, स्कॉटलैंड देश का नाम सुना होगा दोस्तों। इसी स्कॉटलैंड में दोस्तों ग्लासगो पड़ता है। क्या पड़ता है? ग्लासगो। ये वही ग्लासगो दोस्तों जहां पर कुछ समय पहले आपने कॉप 26 का नाम पढ़ा था। ठीक है, तो वहीं पर दोस्तों ये हो रहा है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? तो याद रखिएगा, ये वही कॉप 26 है। ठीक है, जो कि ग्लासगो में आयोजित किया गया था। तो चलिए, इतनी बातें कम से कम देखिए, होता क्या है कि क्वेश्चन में सोचा जाता है कि यार बहुत सारी बातें याद रखना, बट ऐसा नहीं। काम की बातें याद रखिए, क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, किसके किसके बीच गेम हुआ है, कहाँ हुआ है, क्या जीता गया, बस काफ़ी है। अब बहुत ज़्यादा, अब कितने गोल से किसने हराया या कौन कितना वो किया, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि ये वैसे भी आप आज के लिए पढ़ लेंगे तो कल के दिन आप भूल जाओगे। ठीक है, तो ऐसे सवालों पर इसलिए दोस्तों मैं कभी, अब मुझे देखते होंगे कि मैं जनरली स्लाइड को नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है, या बहुत कम पढ़ता हूं। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें होती मैं भी बताता हूं। मैं अपनी मेहनत करता हूं इस वाले स्लाइड पे, क्योंकि मुझे पता है कि यहीं से सवाल बनने हैं। ठीक है, याद रखिएगा, खेल से जुड़े कौन कौन से अच्छे सवाल हैं, चलिए एक बार चर्चा कर लेते हैं और देख लेते हैं। तो पहला सवाल है वर्ल्ड डबल स्क्वैश चैंपियनशिप। याद रखेगा दोस्तों, क्योंकि भारत ने गोल्ड मेडल जीता है, इसलिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला नाम याद रखेगा दीपिका, और दूसरा नाम याद रखेगा सौरभ। दीपिका सौरभ याद रखेगा, पूरा जरूरत नहीं याद रखने की। दीपिका पल्लिकल, सौरभ घोषाल वैसे भी नहीं याद होने वाला है, तो दीपिका सौरभ याद रखिए, सिंपल सा, ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में मियामी ओपन टेनिस का खिताब दोस्तों किसने जीता है? तो मियामी ओपन वाला खिताब जीता है ईगा स्वितेक ने। किसने? ईगा। बताया था, प्रत्येक जैसे बोलते हैं ऐसे बोलना है, स्वीतेक। क्या बोलना है? स्वीतेक ने, याद रखिएगा इसको। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक दोस्तों किसने जीता है? तो यहां जीता है एन मारिया और गुरदीप सिंह ने। ये दो लोग हैं दोस्तों, महिलाओं में एन मारिया ने और पुरुषों में गुरदीप सिंह ने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता, इसे याद रखिएगा। हाल ही में आईसीसी महिला वर्ल्ड कप जो चल रहा था दोस्तों, ये वर्ल्ड कप खेला जा रहा था न्यूजीलैंड देश में, और यहां पर ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा दिया। किसने किसको हराया? ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया। मतलब कि ये जो महिलाओं वाला वर्ल्ड कप चल रहा था, इसका विजेता कौन बन गया? ऑस्ट्रेलिया इसका विजेता टीम बने हैं महिलाओं में, याद रखिएगा। आईपीएल क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले दोस्तों गेंदबाज कौन बन गए दोस्तों? तो ब्रायन ड्वाउन। कौन बन गए? ड्वान ब्रावो। क्या नाम है दोस्तों? ड्वान ब्रावो, ये बन गया। और टोटल कितना विकेट लिया दोस्तों? तो मैंने बताया था आपको 171 विकेट लेकर दोस्तों ये अभी नंबर 1 पे चल रहे हैं। बट ऐसा नहीं कि हमेशा नंबर 1 पे रहेंगे, कभी इनसे भी ज्यादा कोई बना देगा, विकेट ले लेगा तो हो गया। ठीक है, इसे भी याद रखेगा। हाल ही में किस देश ने सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जीत लिया दोस्तों? तो ओवरऑल देखा जाए तो भारत ने इसमें जीत हासिल किया है बांग्लादेश को हरा करके। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो गोल हुआ था ना, वो भारत ने किया था, इसलिए दोस्तों लास्ट में जब पूरा का पूरा काउंटिंग हुआ तो भारत दोस्तों नंबर 1 पर आ गया। सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीत लिया? तो याद रखिएगा, ये भारत ने जीता है। हाल ही में F1 सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स दोस्तों किसने जीता है? तो यह जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपेन ने, यह भी याद रखिएगा।
हाल ही में स्विस ओपन बैडमिंटन का खिताब दोस्तों किसने जीता? अच्छा याद रखिएगा, महिला सिंगल्स का खिताब है, मतलब एक महिला खेल रही थी और इसे जीता है पीवी सिंधु ने। इसके पहले पीवी सिंधु ने कौन सा खिताब जीता था? सैयद मोदी इंटरनेशनल वाला खिताब जीता था, उसे भी याद रखिएगा। हाल ही में F1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? तो यह चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। आज ही दोस्तों एक सवाल मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? तो जरा दिमाग में रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन भी किसने जीत लिया है? चार्ल्स लेक्लर ने ही जीता है। आगे सवाल आने वाला है, ठीक है। हाल ही में एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब, देखिए बिलियर्ड्स का नाम जब आ जाए तो पंकज आडवाणी का नाम याद रखिएगा, भूलिएगा मत गलती से, पंकज आडवाणी ने यह गेम जीता है। जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 में रजत पदक किसने जीता? सिल्वर मेडल किसने जीता? तो याद रखिएगा लक्ष्य सेन ने इसमें क्या जीत लिया है? सिल्वर मेडल जीता है, इसे भी याद रखिएगा, यह भी आपके लिए बहुत ही शानदार सवाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स दोस्तों किसने जीता? अभी अभी मैंने बताया दोस्तों, चार्ल्स लेक्लर ने जीत लिया दोस्तों। चार्ल्स लेक्लर का पहला स्थान है, सर्जियो पेरेज का दोस्तों यहां दूसरा स्थान है, जॉर्ज रसेल का दोस्तों यहां पर क्या है? तीसरा स्थान है, और लुइस हैमिल्टन का दोस्तों क्या हो गया यहां पर? चौथा स्थान है। जी हां दोस्तों, लुइस हैमिल्टन का चौथा स्थान है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो चार्ल्स लेक्लर हो जाएगा। इसके पहले चार्ल्स लेक्लर ने कौन सा वाला गेम जीता था दोस्तों? तो याद रखिएगा बहरीन ग्रांड प्रिक्स जीता था। कौन सा? बहरीन ग्रांड प्रिक्स जो हुआ था दोस्तों ये जीता था। और इस तरह के सवाल भी आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, मैक्स वर्स्टैपेन जिन्होंने सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स जीता था दोस्तों, वो इस गेम में नंबर 2 पे चल रहे थे, लेकिन अचानक से उनकी गाड़ी खराब हो गई, जिसकी वजह से वो फार्मूला 1 की रेस हार चुके हैं, ठीक है। बाकी और कोई बात नहीं है, तो इसको याद रखिएगा, चार्ल्स लेक्लर यहां पर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। एक बार फिर से खेल वाले सवालों को अपडेट करिए कि F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स किसने जीता? तो याद रखिएगा चार्ल्स लेक्लर ने जीता। वर्ल्ड डबल स्क्वैश चैंपियनशिप किसने जीता? क्योंकि डबल है तो दो खिलाड़ी यहां पर, दीपिका भी याद रखना है आपको, घोषाल साहब को भी याद रखना है, दीपिका और सौरभ घोषाल दोनों याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में मियामी ओपन का खिताब दोस्तों किसने जीता? तो बताया था ईवा स्वितेक ने जीता, याद रखेगा। हाल ही में राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो दो लोग यहां पर दोस्तों, एक एन मारिया हैं, एक गुरदीप सिंह है। एन मारिया और गुरदीप सिंह दोनों याद रखेगा। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप जो न्यूजीलैंड में खेला जा रहा था उसमें ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों जीत हासिल कर लिया है, तो वो भी सवाल याद रखेगा, ठीक है। और किसे हराकर? तो इंग्लैंड को हरा करके। आईपीएल क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट 171 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बन गए दोस्तों? तो ड्वेन ब्रावो बन गए, ये भी याद रखेगा। हाल ही में किस देश ने सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जीत लिया? तो भारत ने जीत लिया, बांग्लादेश को पीछे करके। F1 सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। स्विस ओपन बैडमिंटन का महिला सिंगल का खिताब किसने जीता? पीवी सिंधु, बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने जीता है। F1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स दोस्तों किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लर, जिन्होंने आज ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स जीता, इसके ठीक पहले उन्होंने बहरीन ग्रांड प्रिक्स भी जीता था, ठीक है। हाल ही में एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब पंकज आडवाणी ने जीत लिया है, तो इस सवाल को भी याद रखेंगे, ठीक है। ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ठीक है। चलिए आज आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल पढ़ते हैं। एम वेंकैया नायडू यानी कि हमारे उपराष्ट्रपति जी ने वर्ष 2018 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दोस्तों ये घोषित किया है। और इसमें कितने लोगों को दोस्तों पुरस्कृत किया गया? तो कुल याद रखेगा 44 लोगों को पुरस्कृत किया गया, जिसमें 4 लोगों को दोस्तों फेलोशिप के लिए पुरस्कृत किया गया, 4 लोगों को फेलोशिप के लिए पुरस्कृत किया गया, बाकी दोस्तों 40 लोगों को संगीत नाटक अकादमी के लिए दोस्तों जो है पुरस्कृत किया गया, ये भी याद रखेगा। इसी के साथ दोस्तों एक पॉइंट और भी आपको याद रखना है, इसी के साथ ललित कला अकादमी का पुरस्कार भी वितरित किया गया, ललित कला अकादमी का पुरस्कार भी वितरित किया गया, और ये दोस्तों दिया गया 23 लोगों को। कितना दिया गया? अलग से। इसके लिए आप 44 याद रखेगा, यहां आप 23 याद रखेगा, ठीक है। एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, स्टार लगा के मैं बता रहा हूं, ठीक है। मैंने काफी सारी साइट पे पढ़ा, तो बहुत सारे साइट में लिखा है कि 4 फेलोशिप और 40 संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया, और 40 और 4 मुझे लगता है 44 होता है, लेकिन जितनी भी मैंने साइट पढ़ा हर जगह आपको लिखा है 43 लोग, ठीक है। 43 लोग, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि 43 लोग, 4 लोगों को फेलोशिप और 40 को ये प्लस 40 को ये, तो कैसे 44 हो जाएंगे, ठीक है, कैसे 43 हो जाएंगे, ये मेरे कुछ दिमाग में नहीं आया, ठीक है। हालांकि मैंने इसका बहुत निचोड़ निकालना चाहा। अभी मैं उन लोगों का नाम ढूंढ रहा हूं दोस्तों
जिन लोगों को ये पुरस्कार दिया गया, मुझे लगा कि हो सकता है ऐसा इसलिए हो रहा हो क्योंकि जब हम लोगों ने अभी लास्ट टाइम पढ़ा था नारी शक्ति पुरस्कार के बारे में, आपको याद होगा नारी शक्ति पुरस्कार, तो मैंने कहा था 14 लोगों को दिया गया, मतलब 14 पुरस्कार 2020 के लिए, 14 पुरस्कार 2021 के लिए, ठीक है। तो 14 14 28 पुरस्कार हैं, लेकिन दिया गया कितने लोगों को? 29 लोगों को दिया गया। 28 पुरस्कार 29 लोगों को दिया गया। कैसे? क्योंकि एक पुरस्कार में एक लोग को और जोड़ लिया गया था, उसमें 2 लोग शामिल थे, इसीलिए पुरस्कार तो 28 थे लेकिन पाने वालों की संख्या 29 हो गई। इसको आप याद रखिएगा। यहां पर इस तरह का कोई अभी मुझे इंफॉर्मेशन नहीं मिला है, तो इस सवाल पर दोस्तों एक स्टार जरूर लगा के रखेगा। जैसे मुझे कंफर्मेशन मिलता है मैं इस सवाल को और ज्यादा क्लैरिफाई करूंगा, ठीक है। एक तो इसको याद रखेगा दोस्तों। एक सवाल और मैं आपको बता दूं, अभी एनडीए का पेपर था संडे को। जी हां दोस्तों, एनडीए का पेपर था। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं कुछ क्वेश्चन जो है एनडीए के प्रश्न पत्र में आए थे जो कि आपके करंट अफेयर से जुड़े थे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि करंट अफेयर से जुड़े कौन कौन से सवाल थे, क्योंकि सवाल को जानने के बाद आपको बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है। और आपको लगेगा कि नहीं नितिन सर ने, अच्छा चलिए मैं आपको बताता हूं। एक सवाल आया था, एक नया चतुर्भुज आर्थिक मंच दोस्तों किन देशों ने मिलकर यह फैसला किया है, ठीक है। आपको याद आ रहा होगा, अगर मैं नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं, अभी मैं आपको जब लिखूंगा तो याद आ जाएगा, ठीक है। चतुर्भुज आर्थिक मंच, ये मैंने पढ़ाया था, ठीक है। चतुर्भुज आर्थिक मंच, जिसमें बताया था दोस्तों ये 4 देश यहां पर दोस्तों थे, जिसमें कौन कौन सा था? एक बताया था मैंने दोस्तों, यूएसए था, अमेरिका था, एक यूएई देश था दोस्तों, एक इजराइल देश था, ठीक है, एक इजराइल देश था, ठीक है, इजराइल और एक भारत देश था, ठीक है। अगर आपको याद आ रहा हो तो बताइए जल्दी से, ये सवाल मैंने पढ़ा है कि नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। एक सवाल, ये सवाल आपके जो है एनडीए की परीक्षा में दोस्तों पूछा गया था, ठीक है। अगला सवाल सुनिए। अभी दोस्तों मोदी जी की जो पंजाब यात्रा हुई थी, मोदी जी की जो पंजाब यात्रा हुई थी, ठीक है, पंजाब जो यात्रा हुई थी दोस्तों, उसमें सुरक्षा में चूक हुआ था और मैंने आपसे बताया था कि 2 कमेटी बनी थी। एक कमेटी बनी थी दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, उसकी अध्यक्ष बनाई गई थी इंदु मल्होत्रा। ईमानदारी से बोलना, मां कसम पढ़ाया हूं कि नहीं यार, बहुत मेहनत से पढ़ाया हूं। प्लीज आज के दिन तो आप जरूर बताना कि नितिन सर ने सारे सवाल बताए कि नहीं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों जो कमेटी गठित किया था उसमें इंदु मल्होत्रा को दोस्तों अध्यक्ष बनाया था। आप मुझे खाली इतना बताइए ये सवाल मैंने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, ठीक है। ये आपके करंट अफेयर का दूसरा सवाल है जो कि आपसे एनडीए की परीक्षा में पूछा गया था, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, तीसरा सवाल पे आते हैं दोस्तों। तीसरा सवाल सुनिए, ठीक है। एक सवाल आपको मिला होगा पिनाक का, ठीक है। पिनाक वाली जो रॉकेट आया था दोस्तों, आपको याद होगा पिनाक जो एक सिस्टम आया था दोस्तों, इसके बारे में आता है, रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के बारे में पूछा था, ठीक है। इस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के बारे में पूछा था, ठीक है। इसको याद रखेगा। बीच में हम लोगों ने पिनाक का बात किया था, अग्नि प्राइम का बात किया था, आकाश प्राइम की बात किया था, ब्रह्मोस एरोस्पेस जो लखनऊ में बन रहा था उसकी बात किया था। याद आ रहा होगा, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, आपको याद आ जाएगा, ठीक है। एक तो इसको याद रखेगा। एक सवाल दोस्तों और अच्छा सवाल पूछा है, मैं बता दूं आपको, ठीक है। यूनिकॉर्न कंपनियों के बारे में पूछा है, ठीक है। यूनिकॉर्न कंपनियों के बारे में पूछा है, ठीक है। मैंने आपको बताया था दोस्तों, इन यूनिकॉर्न स्टार्टअप हब के रूप में दोस्तों सबसे मतलब बड़ा देश कौन सा दोस्तों, तो मैंने इसमें बताया था दोस्तों ये अमेरिका है, ठीक है। यूएसए है, याद रखेगा अमेरिका के बारे में। इस यूनिकॉर्न कंपनियों के बारे में दोस्तों एक सवाल आया था, ये भी याद रखेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों एक सवाल और पूछा था, ठीक है। सवाल दे रहा हूं, कुछ तो आपके उससे था जो इस बार अभी नया वाला आंकड़ा आया है, जो वन रिपोर्ट आई उसके बारे में। एक और तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभयारण्य काजू वैली मैंने पढ़ाया था कि नहीं? काजू वैली वेटलैंड पढ़ाया हूं क्या मैं? आप सोच के बताओ। काजू वैली वेटलैंड, जी हां दोस्तों, काजू वैली वेटलैंड, जी हां दोस्तों, इसको याद रखेगा, जो कि मैंने बताया था दोस्तों तमिलनाडु में है, ठीक है। तमिलनाडु में दोस्तों, याद करके बताइए। सवाल आपके एनडीए की परीक्षा में आया हुआ है, आगे और भी सवाल हैं मैं वो बताऊंगा, बट इसको याद रखिए, ये सवाल पूछे गए थे, ठीक है। एक सवाल और याद रखिए दोस्तों, आपको अगर याद आ रहा हो तो, जो मैंने कहा था आपसे कि 6,70,000 असाल्ट राइफल, सोच के बताइए, असाल्ट राइफल्स वाला सवाल आपको याद आया, जिसमें मैंने कहा था कि समझौता भारत ने रूस के साथ किया है और रूस से 70,000 राइफल मिल चुका है, बाकी 6 लाख राइफल दोस्तों ये बनाए जाएंगे रायबरेली में। ये मैंने बताया था कि नहीं? मेरे मुंह से एकदम एग्जैक्ट यही सब निकला था ना। ये सवाल भी एनडीए की परीक्षा में पूछा था। लोग पूछते हैं ना कि करंट अफेयर आप पढ़ जहां से रहे हो, क्या सवाल आ भी रहे हैं या हवा हवाई बातें? आप बताना, मैं नहीं बताऊंगा। मैं तो आपको मोटी मोटा बता दे रहा हूं कि देखो इस तरह के सवाल आए हैं, ठीक है दोस्तों। एक अभी लास्ट टाइम हमने बताया था दोस्तों खिजादिया पक्षी अभयारण्य के बारे में। ईमानदारी से देखो, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया, हर बच्चे तो एग्जाम नहीं दिए होंगे ना।
आप बताना खाली ईमानदारी से ये सवाल आप पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, ठीक है। खिजादिया पक्षी अभयारण्य, खिजादिया पक्षी अभयारण्य जो अभी नया जो है आर्द्र भूमि घोषित किया गया, और संत कबीर नगर, ठीक है, संत कबीर, ठीक है, संत कबीर नगर में बखीरा पक्षी अभयारण्य, ठीक है, बखीरा पक्षी अभयारण्य, ठीक है। ये भी सवाल दोस्तों आपसे पूछा गया, ठीक है। इस आर्द्र भूमि वाला भी नया आर्द्र भूमि घोषित किया गया, ये सवाल भी याद रखेगा, ये सवाल भी आपसे आएगा, ठीक है। चलिए और आगे बता रहा हूं दोस्तों और कौन कौन से सवाल हैं। एक सवाल है किसके ऊपर है, अभी दोस्तों देहांत हो गया था प्रसिद्ध नर्तक बृजमोहन मिश्रा का। बृजमोहन मिश्रा पुराना नाम है। अरे जो मैंने वहाँ क्या है, मैंने बनारस घराना पढ़ाया था। कई बार एक बच्चे ने, शायद शिवम त्रिपाठी भाई ने जो है कमेंट किया था, तो बाद में बताया कि नहीं लखनऊ घराना याद रखेगा। खैर उनका नाम बिरजू महाराज का नाम दोस्तों आपने सुना, अभी दोस्तों हाल ही में देहांत हुआ था बिरजू महाराज का, ठीक है, बिरजू महाराज का। तो सवाल दोस्तों बिरजू महाराज से भी आया था, ये भी याद रखेगा, ठीक है, बिरजू महाराज से सवाल आया था। दोस्तों जर्मनी का चांसलर वो तो बताया कि नहीं, बताओ, ठीक है, जर्मनी का चांसलर कौन है, कोई बच्चा बता दे जर्मनी का चांसलर। ये तो मुझे लगता है कि लगभग हर दूसरे तीसरे दिन मेरे मुंह से निकलता है, नाम है ओलाफ सोल्ज। क्या नाम है, ओलाफ सोल्ज। ये सवाल भी आपसे एनडीए की परीक्षा में पूछा गया था, ठीक है, इसी संडे को एग्जाम था इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। चलो और बताओ, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ब्रह्मोस एरोस्पेस से संबंधित, ब्रह्मोस मिसाइल से संबंधित एक सवाल था, ठीक है, भारत और फिलीपींस ने मिलकर समझौता किया था। एक सवाल दोस्तों मैंने बताया था आपको, बाल वीर दिवस, क्या बताया था दोस्तों, बाल वीर दिवस, याद आया आपको, बाल वीर दिवस। जी हां दोस्तों, जो मैंने कहा था 26 दिसंबर को मोदी जी ने घोषित किया इसको, और फिर 16 जनवरी को एक नया दिवस स्टार्टअप दिवस के रूप में घोषित किया गया। दोनों बताया था ना, दिवस वाला सवाल याद आया, बाल वीर दिवस। यह सवाल भी आपसे इस बार एनडीए की परीक्षा में पूछा था। इसरो के अध्यक्ष के बारे में दोस्तों सवाल पूछा है। इसरो अध्यक्ष दोस्तों कौन है बताइए, ठीक है। सवाल नंबर लिखना छोड़ दिया, दर्जनों क्वेश्चन हो गए। सोचिए करंट अफेयर से ज्यादा 15-18 क्वेश्चन आए थे, और अभी दोस्तों पीछे से आप गिनती कर लीजिए मैंने कितना लिख दिया। एक सवाल, दो सवाल, ठीक है, तीन सवाल, ये चौथा सवाल, ये पांचवां सवाल, ये छठा सवाल, ये सातवां सवाल, ठीक है, ये आठवां सवाल, जर्मनी वाला 9वां सवाल, ये 10वां सवाल, ठीक है। पीछे कौन सा सवाल मैंने छोड़ दिया, बाल वीर दिवस हो गया ना, ठीक है। ब्रह्मोस वाला दोस्तों, ब्रह्मोस वाला याद रखेगा, ये 11वां सवाल, ठीक है। और 12वां सवाल इसरो के प्रमुख कौन है बताइए, इसरो प्रमुख कौन है, यश सोमनाथ नए आए हैं, ठीक है, इनके बारे में भी सवाल आया, ठीक है, यश सोमनाथ जी के बारे में सवाल आया, सोमनाथ जी के बारे में सवाल आया। सवाल गिनती करिए कितना हो गया, 12वां सवाल हुआ ना, 12वां सवाल। चलो आ जाओ और सवाल बताता हूं, ठीक है। सुनो और क्या पूछा था दोस्तों, आप ना ये वाली किताब जो है, ये वाली किताब की बात कर दूं, ये जो ग्रामीण विकास की दोस्तों किताब है, ग्रामीण विकास वाली किताब उठाइए। इस किताब में दोस्तों आपको पूरे के पूरे जितने वेटलैंड, उन वेटलैंड के बारे में दे दिया गया है। इसमें दोस्तों अलग अलग वेटलैंड के बारे में पूछा था, सवाल पूछा था, बांधवाना आर्द्र भूमि है, गुजरात की आर्द्र भूमि है बांधवाना, ठीक है, ये भी उस किताब में है। हालांकि मैंने करंट अफेयर में सवाल तो नहीं पढ़ा है, लेकिन हाँ ये सवाल है, ठीक है। बेम्बानाथ कोल आर्द्र भूमि के बारे में पूछा था, ये आपके केरल में, वो भी उस किताब में आपको मिल जाएगा, ठीक है, याद रखेगा। महान विभाजक वर्ष से सवाल पूछा था, आपको कईयों बार दोस्तों बताया गया महान विभाजक वर्ष के बारे में, ठीक है, कि 1921 को भारतीय जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष माना जाता है और 1951 को लघु विभाजक वर्ष माना जाता है, ये भी सवाल आया था, ठीक है। तो ये सब चीजों को याद रखिए। और क्षेत्रफल की हिसाब से सबसे बड़ा वन क्षेत्र, ये भी पढ़ाया हूं दोस्तों, मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र है। तो मोटी मोटा दोस्तों ये दर्जनों सवाल हैं, इनको आप याद रखिएगा जो आपसे परीक्षा में पूछे गए। तो दोस्तों मेरा काम खाली ये है ना कि जब मैं करंट अफेयर पढ़ाता हूं तो मुझे भी देखना रहता है कि क्या ये सवाल आपसे परीक्षा में आते भी हैं, या फिर हम लोग ऐसे ही पढ़ने में मशगूल हैं कि नितिन सर रोज आते हैं आप पढ़ा के चले जाते हैं। नहीं, याद रखेगा, ईमानदारी से पढ़िए। आप कोई भी परीक्षा देने जाएंगे ना यार, करंट अफेयर का सवाल छूट जाए तो फिर बात क्या। मैं खुद मेहनत करता हूं, मैंने कहता नहीं 100% सवाल फंसी जाएंगे, लेकिन मैं प्रयास वैसे करता हूं कि एक भी सवाल छूटने ना पाए, और रिवीजन इसलिए कराता हूं कि आपको सारी चीजें याद रहे। देखो परीक्षा में सवाल फंस रहा है ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है आप हल करके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मैटर ये करता है। यार हमने पढ़ा दिया और आपको याद ही नहीं हुआ तो मतलब क्या बताइए। हमने खूब अच्छा पढ़ा दिया, हमने सारे सवाल पढ़ा दिए, आपको याद ही नहीं हुआ, मतलब है उस बात का कोई, आपने परीक्षा में कर ही नहीं पाया, क्या मतलब बताओ।
नहीं मतलब है। इसलिए दोस्तों मैं आपको याद कराते चलता हूं, ईमानदारी से दोस्तों कमेंट जरूर करना, निवेदन हाथ जोड़ करके, बहुत निवेदन है दोस्तों। बहुत अच्छा लगा जब मैंने देखा कि इस तरह के सवाल आए हुए हैं, ठीक है, मतलब मजेदार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अगले सवाल पर आइए। अगले सवाल के पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ 44 अपडेट कर लीजिएगा, यहाँ देखिए 43 है, इसको ही 44 करिएगा। और मैंने आपसे कहा कि नहीं इस पे स्टार लगाइए, मैं इसके बारे में कंफर्मेशन करूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे साइट को पढ़ा जहां पर 43 दिया है, लेकिन 4 फेलोशिप और 40 अवार्ड, फिर मुझे लगा यार होते तो 44 हैं। ठीक है, चलिए एक बार आप भी अपना बताइएगा कि क्या है कैसे है, ठीक है, वो चीज बताइएगा ताकि मुझे भी समझ आए। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। दूसरा सवाल है के बिरला फाउंडेशन। दोस्तों अभी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दोस्तों सरस्वती सम्मान वितरित किया गया। इसके पहले के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दोस्तों बिरला फाउंडेशन के द्वारा एक पुरस्कार दिया गया था नारायण प्रधान जी को। किसे दिया गया था? और अभी किसे दिया गया? रामदरस मिश्रा जी को सरस्वती पुरस्कार दिया गया, वो भी याद रखेगा। बिरला पुरस्कार किसे दिया गया वो याद रखेगा, वो नारायण प्रधान जी को दिया गया था। ठीक है, करा हाल ही में चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे दिया गया? आरेफा जौहरी नाम है, क्या नाम है? आरेफा जौहरी को दिया गया। हाल ही में कितने भारतीय मूल के लोगों ने ग्रैमी अवार्ड जीता? तो 2 लोगों ने जीता, एक तो फाल्गुनी जी हैं, एक रिकी केज नाम है, दोनों नाम याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने विंग्स इंडिया 2020 में कोविड चैंपियन पुरस्कार जीता? दोस्तों ये कोचिन हवाई अड्डे ने जीता है, ये भी याद रखेगा। ठीक है, हाल ही में स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता 2022 किसे घोषित किया गया दोस्तों? तो एमरिट्स विल्फ्रेड ब्रूसर्ट को। किसे? एमरिट्स। ठीक है, ये याद रखेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है बट आप ध्यान देंगे तो याद हो जाएगा। हाल ही में कितने सांसदों को लाइफ टाइम अचीवमेंट एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार दिया गया? तो यह दिया गया कुल 11 सांसदों को, याद रखेगा। 94वां ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दोस्तों कोडा मूवी को दिया गया। किसे? कोडा मूवी को। जबकि बाफ्टा पुरस्कार में द पावर ऑफ डार्क को चुना गया था, वो भी याद रखेगा। हाल ही में फिल्म ड्यून को दोस्तों 6 अवार्ड दिया गया, उस 6 में से एक अवार्ड एक भारतीय को मिला जिनका नाम है नमित मल्होत्रा, जिन्होंने वीएफएक्स किया था ड्यून मूवी को। ठीक है, उसमें बीएफएस का काम किया था। हाल ही में किस गणितज्ञ को एबल पुरस्कार दिया गया? तो इनका नाम है डेनिस पार्नेल सुलिवन। क्या नाम है? डेनिस पार्नेल सुलिवन नाम है दोस्तों, इसे भी याद रखेगा। आखिरी सवाल है, नीति आयोग ने अपने 5वें वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग अवार्ड में दोस्तों कितने महिलाओं का चुनाव किया है? तो टोटल 75 महिलाओं का दोस्तों चुनाव किया गया। यह सवाल भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेगा। ठीक है, देखिए स्टडी 91 की टीम की तरफ से दोस्तों बहुत सारे कोर्स तो चल ही रहे हैं, प्लस हिंदी इंडिविजुअल का बैच दोस्तों ये स्वयं मैं लीड कर रहा हूं। देखिए आगे आने वाली परीक्षाओं में हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आके ज्वाइन करिए। अभी अप्रैल महीने में दोस्तों नया बैच बना है, आप आइए ज्वाइन करिए, आप खुश हो जाएंगे, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी इस बैच को ज्वाइन करके। इसके अलावा यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस, लेखपाल, बीडीओ, किसी भी परीक्षा की आप तैयारी करें दोस्तों, एक मौका स्टडी 91 को जरूर दीजिए, क्योंकि यहां वो चीजें दी जाती हैं जिनसे आप सफल हो सकते हैं। केवल हो हल्ला नहीं होता है। ठीक है यार, हल्ला तो मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं मनाना, मैं चाहता हूं हल्ला आप करिए। जब आपका सिलेक्शन होगा ना, हल्ला तब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कर नॉट जस्ट नाइट वॉचमैन। जी हां दोस्तों, नॉट जस्ट नाइट वॉचमैन एक किताब आई है दोस्तों, इस किताब को लिखा किसने है? तो ये पूर्व अधिकारी रह चुके हैं दोस्तों, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रह चुके हैं, कैग रह चुके हैं दोस्तों, याद रखेगा। नाम है दोस्तों विनोद राय जी। ठीक है, और काफी समय तक दोस्तों इन्होंने बीसीसीआई में रहकर काम भी किया, और इसलिए दोस्तों इस किताब को लिखा उन्होंने और बहुत सारे खुलासे किए। ठीक है, इस किताब का नाम है नॉट जस्ट नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स विद बीसीसीआई। जी हाँ दोस्तों, इस किताब को लिखा है किसने? विनोद राय जी ने। ठीक है, जैसा दोस्तों, जैसा का नाम आप जान ही रहे हैं, बाकी सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़ ये लोग जुड़े हुए हैं, बट यहाँ पर इस किताब के जो रचनाकार हैं वो कौन है दोस्तों? विनोद राय जी हैं, ये आप याद रखेगा। ठीक है, चलिए बुक्स एंड ऑथर वाली जो लिस्ट हमारी उसे एक बार फिर से अपडेट कर लेते हैं। तो याद रखेगा, नॉट जस्ट नाइट वॉचमैन वाली किताब विनोद राय जी ने लिखा है। द मैवरिक इफेक्ट नामक पुस्तक दोस्तों हरीश मेहता जी ने लिखा है। किसने? बिरसा मुंडा जनजाति नामक दोस्तों पुस्तक लिखा। तो ये वाली किताब का विमोचन किया गया दोस्तों, इसका विमोचन किया किसने? याद रखेगा, श्री धर्मेंद्र प्रधान। वर्तमान में इनके पास 2 मंत्रालय है, ये शिक्षा मंत्री भी हैं और ये कौशल विकास मंत्री भी हैं, ये भी याद रखेगा। ठीक है, हाल ही में किस लेखिका ने क्वीन ऑफ फायर लिखा है? तो देविका रंगाचारी ने लिखा है। चर्चित पुस्तक क्रंच टाइम श्री राम चौलिया की रचना है। एनफील्ड बैरल्स इंडियन ऑयल स्टोरी, इस किताब को रीचा मिश्रा ने लिखा है। हाल ही में चर्चित पुस्तक टॉम्ब ऑफ सैंड
ये गीतांजलि श्री ने लिखा है, जिसे हाल ही में अभी किसमें शामिल किया गया, बताइए जल्दी से, ठीक है, बुकर पुरस्कार वाली स्टडी में दोस्तों शामिल किया गया। रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट, इस किताब का विमोचन किया है भूपेंद्र यादव ने, जो वर्तमान में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मंत्री हैं। द ब्लू बुक राइटर्स जनरल, इस किताब के लेखक अमिताभ कुमार। अब मिलेनियल योगी, ये दीपम चटर्जी की रचना है, ठीक है। ये सभी किताब आप याद रखेगा। आज किताबों वाली 2 किताब हो गए, ठीक है, तो एक बार और आपका रिवीजन हो गया। खंजर 2022 नामक दोस्तों ये एक तरह का अभ्यास है, आपको बताना दोस्तों विशेष बल अभ्यास है, इसका 9वां संस्करण चल रहा था। और ये अभ्यास किस देश के साथ किया गया, जी हां दोस्तों आपको बताना है ये अभ्यास किस देश के साथ किया गया। तो याद रखिएगा तुर्कमेनिस्तान, ने जानबूझ के डाल दिया, वही देश है जहां भी दोस्तों राष्ट्रपति यात्रा पर गए हुए थे। कहां गए थे, राष्ट्रपति जी यात्रा पर गए हुए थे, इसको याद रखिएगा। यहां मैं जो बात कर रहा हूं दोस्तों, बात कर रहा हूं किर्गिस्तान देश का, जिसके साथ भारत करता है खंजर अभ्यास। अभी मुश्किल से सप्ताह भी नहीं बीता होगा दोस्तों, आपने पढ़ा था वरुण अभ्यास के बारे में, क्या आप बता सकते हैं वरुण अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है। याद रखें दोस्तों, यह अभ्यास भारत करता है फ्रांस के साथ। किसके साथ, फ्रांस के साथ दोस्तों भारत कौन सा अभ्यास करता है, वरुण अभ्यास करता है, इसको भी याद रखेगा। अच्छा, ये जो दोस्तों विशेष बल अभ्यास पढ़े जो किर्गिस्तान के साथ हुआ है, हुआ कहां पर, एक जगह बकलोह, ये बकलोह हिमाचल प्रदेश में है, ये वहां पर किया गया, उसे याद रखेगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, डिफेंस से जुड़े कुछ अच्छे सवालों पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल हैं, एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। तो खंजर नामक संयुक्त विशेष अभ्यास ये भारत किस देश के साथ करता है, तो किर्गिस्तान देश के साथ करता है। और किर्गिस्तान की राजधानी कहां दोस्तों, जल्दी से बताइए, बिश्केक। क्या राजधानी है इसकी, राजधानी है बिश्केक, इसकी राजधानी है, याद रखिएगा, ठीक है, बिश्केक इसकी राजधानी, ठीक है दोस्तों। वैगनर ग्रुप अभी चर्चा में चल रहा था, ये भाड़े के सैनिक होते हैं दोस्तों, जो लड़ाई के लिए अवेलेबल होते हैं। ये रूस देश से संबंधित सवाल है, इसको भी याद रखिएगा। भारत ने किस देश के साथ 20वां द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण किया दोस्तों, ये वरुण अभ्यास भारत किया फ्रांस देश के साथ, ठीक है, फ्रांस। नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पांस 2022 का आयोजन दोस्तों कहां पे किया गया, तो इसमें नाटो कंट्रियों ने हिस्सा लिया। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसमें लगभग 28 देश इसके मेंबर हैं। और इसका आयोजन कहां पे हुआ दोस्तों, तो नॉर्वे में हुआ है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, ध्यान दीजिएगा। किस देश को अमेरिका का गैर नाटो प्रमुख सहयोगी देश घोषित किया गया, तो यह देश है कतर। अभी दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 में हो रहा है, ये कतर में ही खेला जा रहा है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। हाल ही में एक अज्ञात सुपरसोनिक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जाके पाकिस्तान में गिरा और उनका कहना है कि ऑब्जेक्ट आया कहां से, तो उनका कहना है भाई भारत से आया, यह भी याद रखेगा। भारत ने किस देश के साथ स्लिनक्स नाम का अभ्यास किया है, देखिए स्लिनक्स श्रीलंका के साथ होता है, जबकि सिम्बेक्स नाम का जो अभ्यास है वो सिंगापुर के साथ होता है। स्लिनक्स श्रीलंका के साथ और सिम्बेक्स जो होता है सिंगापुर के साथ, ठीक है। भारत और अमेरिका की 19वीं सैन्य बैठक दोस्तों, इसका आयोजन अभी उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ था, इसको जरूर याद रखिएगा। मेरा दिल कर रहा है सवाल आएगा आपसे, परीक्षा में पूछा जाएगा। युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया, तो याद रखिएगा ऑपरेशन गंगा चला था। 4 कैबिनेट मंत्रियों को बाद में भेजा गया था उसके पड़ोसी देशों में यूक्रेन के, जहां से भारतीयों को निकालने में मदद लिया गया। भारत किस देश के साथ पूर्व धर्म गार्जियन अभ्यास कर रहा है, तो यह अभ्यास भारत ने किया है जापान देश के साथ, इसे भी आप याद रखिएगा, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले सवाल पर आते हैं। लिख रहा है कि भारत से कृषि उत्पादों का निर्यात वित्तीय वर्ष 2021-22 में के दौरान दोस्तों पहली बार कितना हो गया, कितना बिलियन डॉलर दोस्तों, तो याद रखें दोस्तों पहली बार ये 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर हो गया दोस्तों, इसको क्रॉस कर गया, 51 बिलियन डॉलर हो गया। कितना दोस्तों, 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर दोस्तों, ये याद रखेगा, ये बिलियन डॉलर हो गया दोस्तों। क्या पूछा है दोस्तों, ये कृषि उत्पादों का, केवल एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है दोस्तों, ये उसके एक्सपोर्ट की बात कर रहा है। जी हां दोस्तों, ये उसके एक्सपोर्ट की बात कर रहा है। और सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट हुआ दोस्तों, ये चावल का एक्सपोर्ट हुआ। जी हां दोस्तों, पूरे दुनिया में 50% चावल का एक्सपोर्ट, मतलब 50% जितना दुनिया चावल यूज करती है वो चावल दोस्तों भारत का होता है। ये गजब का एक जो है आंकड़ा रिकॉर्ड किया गया। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो आपको उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 50 बिलियन। अच्छा, ग्रोथ कितना हुआ दोस्तों, सवाल ये भी बन सकता है। तो 19.9% का ग्रोथ, मतलब कि सीधा सीधा आप लगभग 20% उसे बोल सकते हैं, जो कि यहां पर ग्रोथ रिकॉर्ड किया गया। देखिए 19.92%, यानी लगभग 20% का दोस्तों ग्रोथ रहा। और 50.21 अरब डॉलर दोस्तों ये कृषि
जो उत्पाद थे, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट था, ये उसका निर्यात रहा, तो इसको भी याद रखेगा। और सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट हुआ दोस्तों चावल हुआ है, इसको भी याद रखेगा। कारण उन उत्पादों के निर्यात में वृद्धि से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये जो राज्य हैं दोस्तों, यहां के किसानों को लाभ हुआ। जाहिर सी बात है, एक्सपोर्ट बढ़ा है दोस्तों, तो लाभ तो होगा ही होगा। ठीक है, चलिए आइए कृषि से संबंधित आवश्यक सवाल जो हैं वो पढ़ लेते हैं कि हाल फिलहाल में हम लोगों ने पढ़े क्या क्या थे, जरा उन सवालों को देख लीजिए। ठीक है, तो पहला सवाल ये हो गया दोस्तों, 50 बिलियन डॉलर है, इसको याद रखेगा। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा फसल बीमा पोर्टल दोस्तों लॉन्च किया गया? हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं, दोनों याद रखेगा। हाल ही में, ठीक है, सॉरी आचार्य देवव्रत कर रहा हूं, आचार्य देवव्रत दोस्तों गुजरात के राज्यपाल है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हैं, याद रखेगा। सवाल इंपॉर्टेंट है भाई, दिमाग में रहता है, निकल जाता है मुंह से, परेशान मत हो। ठीक है, मैं एडिट करने वाला नहीं हूं वीडियो। ठीक है, मैं आज तक का रिकॉर्ड है दोस्तों, मैं अपना वीडियो कभी एडिट नहीं करता हूं। मुझसे कुछ गलतियां होती हैं, कुछ नहीं आता है, मैं इसी ऑन कैमरा उस चीज को एक्सेप्ट करता हूं। आज सवाल आया ना, वो 44 लोगों वाला सवाल, 83 लोगों वाला, मैंने उस पर स्टार लगाने को कहा ना, क्योंकि कहीं कंफ्यूजन है तो बता दो, या कभी कुछ गलती से निकल भी जाता है तो एक्सेप्ट कर लो ना, कोई मशीन थोड़े हूं, रोबोट थोड़े हूं, है कि नहीं। चलो आगे देखते हैं दोस्तों, भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल को पीछे करके अभी सबसे ज्यादा सब्जी उत्पादक राज्य बड़ा जो बना है दोस्तों, उत्तर प्रदेश बना है, उसको भी याद रखिएगा, सवाल इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना जो चला दोस्तों, इसमें अभी वृद्धि किया गया, मजदूरी जो दर थी दोस्तों उसको बढ़ाया गया, और सबसे ज्यादा जो बढ़ोतरी किया है वो लगभग 7% का दोस्तों ग्रोथ किया है। वो किसने किया दोस्तों? गोवा ने किया। किसने किया? गोवा ने, तो उसको याद रखेगा। हाल ही में चर्चा में रहा दोस्तों, बैंगनी क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों लेवेंडर की खेती का नाम सुना होगा, सुगंधित फूल होते हैं, इनसे सेंट वगैरह बनाए जाते हैं, परफ्यूम वगैरह बनते हैं, इनकी खेती को बढ़ावा देने के लिए बैंगनी क्रांति की शुरुआत हुई है, याद रखेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 550 टन के गोवर्धन संयंत्र का उद्घाटन कहां पे किया? वर्चुअली उद्घाटन किया है, और ये उद्घाटन इंदौर में किया गया, इंदौर मध्य प्रदेश। ठीक है, केंद्र सरकार ने कब तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा है? तो 2024 तक दोस्तों ये बदलने का लक्ष्य है, ये भी याद रखेगा। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम ये दोस्तों किसने चलाया? तो जीवा कार्यक्रम दोस्तों ये चलाया गया किसके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा। किसके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा दोस्तों जीवा कार्यक्रम चलाया गया। नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक इसे कहते हैं दोस्तों, इसके द्वारा भी जीवा कार्यक्रम चलाया गया, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आज अगले सवाल पर, किसने दुग्ध उत्पादकों के लिए नंदनी क्षीरा समृद्ध सहकारी बैंक, जी हां दोस्तों, नंदनी क्षीरा समृद्ध सहकारी बैंक स्टार्ट किया? दोस्तों एक सहकारी बैंक इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि इस राज्य में जो दुग्ध उत्पादक किसान है दोस्तों, उनका टर्नओवर एक दिन का लगभग 20,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, इसलिए सोचा गया कि एक बैंक ही क्यों ना बना दिया जाए। तो अमित शाह जी ने दोस्तों एक अच्छा रोल प्ले किया, और ये बात है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं, और वहां के राज्यपाल थावरचंद गहलोत जी हैं। ठीक है, याद रखेगा। और इससे क्या होगा दोस्तों? इससे जो दूध उत्पादक जो किसान हैं उनको आर्थिक रूप से दोस्तों मदद मिल पाएगी, क्योंकि यह नंदनी क्षीरा समृद्ध सहकारी बैंक बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। अच्छा, इससे क्या होगा दोस्तों? श्वेत क्रांति जिसे स्टार्ट किया था भारत में वर्गीज कुरियन ने, यह द्वितीय श्वेत क्रांति का दोस्तों रूप ले रहा है, इसको भी आप याद रखेगा, यह आपके लिए अच्छा सवाल है। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक राज्य से जुड़ा हुआ सवाल है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों प्लेसेस से संबंधित, स्थान विशेष से जुड़े कुछ अच्छे सवाल के बारे में बताने। तो याद रखेगा, पहला सवाल ये हो गया कि किस राज्य ने दूध उत्पादकों के लिए नंदनी क्षीरा समृद्ध सहकारी बैंक की स्थापना किया? तो कर्नाटक राज्य ने किया है। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली स्टील रोड बनाई जा रही दोस्तों? तो गुजरात राज्य में बनाई जा रही। गुजरात में कहां बन रही? सवाल ये भी बन सकता है, तो याद रखें दोस्तों, हजीरा औद्योगिक क्षेत्र जो कि सूरत में पड़ता है दोस्तों, वहां पर ये स्टील रोड बनाई जा रही है। ये सूरत तो वही स्थान है दोस्तों जहां पर बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन फाइनल किया गया। अरे जो बुलेट ट्रेन मुंबई को अहमदाबाद से जोड़ने वाली, उसके बीच में पहला स्टॉप कौन होगा दोस्तों? तो याद रखेगा, पहला स्टॉप बनेगा सूरत। जी हां दोस्तों, इसको भी याद रखेगा। कार्बन तटस्थ खेती करने के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो केरल पहला राज्य है, याद रखेगा। पेपरलेस बनने के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन दोस्तों किसने लाया? तो नागालैंड विधानसभा के द्वारा लाया गया, यह भी याद रखेगा। भारत का पहला एआई और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क दोस्तों कहां बन रहा है? बेंगलुरु में बनाया जा रहा है, यह भी याद रखेगा। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर
वर्ल्ड पीस सेंटर, स्टैच्यू ऑफ पीस की बात नहीं कर रहे, स्टैच्यू ऑफ पीस सवाल पूछेगा तो पाली राजस्थान बताएगा। ये वर्ल्ड पीस सेंटर की बात कर रहा है, ये आपके गुड़गांव में बन रहा है, याद रखेंगे। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित होने वाली दुनिया की पहली लीनियर अल्काइल बेंजीन कंपनी कौन बनी दोस्तों? तो ये टीपीएल कंपनी, तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट लिमिटेड का नाम सुना होगा आपने, इसको चुना गया, ठीक है। भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्राणी मेडिकल सिटी दोस्तों महाराष्ट्र में बन रहा है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। हाल ही में कहां पर पहला ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया? तो पहला ड्रोन स्कूल तो फिलहाल ग्वालियर में उद्घाटन किया गया, बट 5 ड्रोन स्कूल बन रहे हैं। अच्छा, उद्घाटन किसने किया? ज्योतिराज सिंधिया, जो कि वर्तमान में जो है उड्डयन मंत्रालय के मंत्री हैं, ध्यान दीजिएगा। ये 5 बनने वाले हैं, ग्वालियर में बन रहा है, इंदौर बन रहा है, भोपाल बन रहा है, सतना बन रहा है, जबलपुर बन रहा है, ठीक है। ये 5 बन रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन अभी कहां किया गया दोस्तों? तो अभी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना के लिए दोस्तों तमिलनाडु को जाना जा रहा है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन जी हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आज के आखिरी सवाल पर। ध्यान दीजिए, पूछ रहा कि आरबीआई ने अभी किस बैंक पर दोस्तों 93 लाख रुपए का जुर्माना लगाया? तो 2 बैंक है, जिसमें एक बैंक है आईडीबीआई बैंक और एक है एक्सिस बैंक। जी हां दोस्तों, आईडीबीआई बैंक और एक्सिस बैंक पर दोस्तों क्या लगाया आरबीआई ने? कितना? 93 लाख रुपए का जुर्माना लगाया दोस्तों। किसके लिए? ये लोग केवाईसी अपडेट करने में दोस्तों लेट लतीफ कर रहे थे, या उसको गलत तरीके से दोस्तों इस्तेमाल हो रहा था, इसलिए लगाया गया। इसके पहले दोस्तों एक्सिस बैंक पर दोस्तों आरबीआई ने 5 करोड़ का जुर्माना भी लगाया है, ठीक है। आज नहीं, पिछले साल की बात है दोस्तों, 5 करोड़ का जुर्माना लगा था। और एक तरफ हम लोग पढ़ें कि अभी एक्सिस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। किसमें? एशियन बैंक ऑफ द ईयर के रूप में दोस्तों चुना गया। देखिए सवाल देखना कितना इंपॉर्टेंट है। एक तरफ एशियन बैंक ऑफ द ईयर के रूप में चुना जा रहा है, दूसरी तरफ आरबीआई कुछ अपने मानदंड पर दोस्तों खरा न उतरने की वजह से इनके ऊपर 93 लाख रुपए का फाइन चार्ज कर दिया। ऐसे आरबीआई ने बहुत फाइन चार्ज किया, जैसे आईसीआईसीआई पे दोस्तों 30 लाख का फाइन चार्ज किया था, पीएनबी पे दोस्तों चार्ज किया था, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर 1.95 करोड़ रुपए दोस्तों चार्ज किया था, अभी पेटीएम पर 1 करोड़ रुपया चार्ज किया था, आपके एसबीआई बैंक पर 1 करोड़ रुपया चार्ज किया था। सब चीजें याद रखिए, सवाल इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बाकी की बातें दोस्तों यहां पर दी गई हैं, आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ अच्छे सवालों पर। हालांकि ये सवाल आपके बैंक से जुड़ा हुआ है, बैंकिंग से जुड़े अच्छे सवाल मुझे बताने चाहिए, बट यहां पर जो लिस्टिंग अपडेट है ये इकोनॉमिक्स से है, तो चलिए इसी को पढ़ लीजिए। 93 लाख की फाइन अभी आईडीबीआई बैंक और एक्सिस बैंक पर आई है, अलग अलग आई है। 93 लाख वो भी देंगे, ये भी देंगे, दोनों लोग देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि दोनों मिलकर देंगे, ठीक है। हाल ही में किस बैंक को दीनदयाल अंत्योदय योजना यानी डे दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से दोस्तों चलाया जा रहा है, उसके तरफ से स्वयं सहायता समूह लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए भी किसे चुना गया? तो एचडीएफसी बैंक को चुना गया। एशियन बैंक ऑफ द ईयर पहले बताई दिया, अभी आपको एक्सिस बैंक को चुना गया है। स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए किसे राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? तो जम्मू कश्मीर बैंक को दोस्तों राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया। हाल ही में किस बैंक ने 17वें आईबीए के वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार को जीता है? तो साउथ इंडियन बैंक ने जीता है। हाल ही में किस बैंक ने 3 बैंकिंग तकनीकी पुरस्कार जीता है? तो एक कर्नाटका बैंक है। भारतीय उद्योग परिसंघ ने किसे डीएक्स 2021 का पुरस्कार दिया? यह भी कर्नाटका बैंक ने ही जीता था। किस बैंक ने सर्वश्रेष्ठ सीआरएम कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट प्रणाली कार्यान्वयन के लिए आईबीएस इंटेलिजेंस ग्लोबल फिनटेक का अवार्ड जीता दोस्तों? तो यह भी एक्सिस बैंक ने ही जीता है, ठीक है। तो ये सभी सवाल दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट सवाल थे। आज थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया क्योंकि मुझे यह बताना था कि एनडीए की परीक्षा में क्या क्या सवाल है। एनडीए ही नहीं, आगे भारत में जो भी परीक्षाएं होंगी, अगर सवाल करंट अफेयर का आएगा तो देखिएगा स्टडी 91 के चैनल से करंट अफेयर बाहर नहीं जाने पाएगा, ठीक है। मैं भी मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मेरे मेहनत के साथ साथ आपको भी मेहनत करने की जरूरत है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पूरे वीडियोज नहीं देखते हैं, थोड़ा देखेंगे, 10-5 मिनट देखेंगे, चले जाएंगे। जितना मेहनत आपको देखने में लगता है ना, उससे कहीं ज्यादा मेहनत मुझे इस वीडियो को बनाने में लगता है। इसलिए निवेदन है, बिना कहे, नितिन सर के कहने का इंतजार मत किया करिए, बिना कहे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, आगे बढ़ाइए, ये निवेदन आपसे है, ठीक है। जो 45 डेज का दोस्तों क्रैश कोर्स है वो बहुत जल्द आपके बीच में आ जाएगा। 45 दिन तक लगातार मेहनत के साथ दोस्तों आप पढ़ाई करिएगा, मजा ही आ जाएगा, ठीक है। ये क्रैश कोर्स दोस्तों फ्री में इसलिए आपको दिया जा रहा है कि कोविड के बाद से बहुत सारे लोगों का रिदम टूट गया पढ़ने से, तो एक बार रिदम बन जाए, क्योंकि अब गवर्नमेंट बन चुकी है, परीक्षाएं होंगी, ठीक है, कंफर्म में होंगी, तो क्यों ना तैयारी थोड़ी पहले से शुरू कर दी जाए, ठीक है। इसलिए दोस्तों ये आपको दिया जा रहा है। तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।